नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। सीएम धामी की घोषणाओं की विभागीय स्तर पर हर सप्ताह होगी समीक्षा। विभागों में नामित होंगे नोडल अधिकारी। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे में हेराफेरी के बाद वीआईपी और हाली दर्शन शुल्क में बड़ी का आरोप, एसआईटी करेगी जांच। अल्मोड़ा में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का बड़ा ऐलान, एक बच्चे पर भी संचालित रहेगा स्कूल। 22,000 स्कूलों में बनेंगे शौचालय। हरिद्वार में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी। पहली बार कांवड़ मेले में साइबर कमांडो की होगी तैनाती। देहरादून में निवेश के नाम पर महिला से 21 लाख रुपए की साइबर ठगी, पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तराखंड में पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, बाढ़ की चेतावनी। 4 जिलों में बंद रहेंगे स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं। सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कई अहम बातें उनकी ओर से कही जा रही हैं। तस्वीर आपको हम देहरादून से दिखाएंगे। भारत माता की। उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के तहत आज जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनके आज ये प्रोत्साहन राशि वितरण समारोह में मंच पर आसीन अभी जिनका आपने संबोधन सुना, परिवहन विभाग के मंत्री आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, इस विधानसभा मसूरी के लोकप्रिय विधायक और उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री अनेकों विभागों के आदरणीय गणेश जोशी जी, देहरादून कैंट विधानसभा की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल जी, सचिव परिवहन श्री रविनाथ रमन जी, यहाँ उपस्थित हमारे उत्तराखंड सरकार के महानुभाव श्री अशोक वर्मा जी, हमारे जगाती जी, रीना जी और सभी अधिकारी सनत जी से लेकर हमारे संजय जी समेत सभी उपस्थित जिलों से आए हुए, यहाँ से आए हुए और जिनके निमित्त आज का ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सभी वाहन स्वामी एवं सभी अतिथिगण, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर मुख्य सेवक सदन में आप सभी का स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज आप सभी को यहाँ पर प्रोत्साहन राशि का वितरण हो रहा है, क्योंकि आप सभी ने मिलकर प्रदेश को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक काम आगे बढ़ाया है, निर्णायक कदम हम सब ने मिलकर आगे बढ़ाया है। आज हम उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 के अंतर्गत अपने 6 प्राथमिक लाभार्थी वाहन स्वामियों को पूंजीगत अनुदान एवं प्रोत्साहन राशि का यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। मैं आप सभी लाभार्थियों को जिनको आज अनुदान मिल रहा है उन सभी को अपनी ओर से हृदय से आप सबको बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और आप सभी आने वाले समय के भी लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे, लोगों के लिए प्रेरक होंगे और आपके आज इस सम्मान से, आपके प्रोत्साहन से अन्य लोगों को भी इस दिशा में काम करने की बहुत प्रेरणा मिलेगी। और ये राशि केवल एक आर्थिक सहयोग नहीं है, बल्कि उत्तराखंड को
स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को इस ओर ले जाने का ये हमारा जो संकल्प है, उस संकल्प का एक प्रतीक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस पहल से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही डीजल से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी और हमारा पर्यावरण और अधिक स्वच्छ और सुरक्षित होगा। साथियों, आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का जो एक बड़ी चुनौती हमारे सामने है, उस चुनौती का सामना कर रहा है। आप देख रहे होंगे, कभी बरसात ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी वर्षा काल में सूखा हो जाता है, सर्दियों में गर्मी होने लगती है, गर्मियों में गर्मी का एहसास नहीं होता है, अचानक बादल फटने लगते हैं, कहीं एकदम से हिमस्खलन होने लगता है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो जाता है। तो ये सब आज जो ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है, उसका ये प्रत्यक्ष जो दुष्प्रभाव है वो हमारे सामने आज हम उसका सामना कर रहे हैं। और विकास भी कैसा होना चाहिए, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होता है। पूछते हैं लोग कि भाई इतना निर्माण कार्य हो रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, कल कारखाने चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं दुनिया भर के, तापमान तो वैसे ही बढ़ जाता है। अभी तक जो है ज्ञान, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, इन सब ने हमको जो है बहुत सारी सुविधा तो दे दी है, भौतिक रूप से दे दी ना। देखिए बाहर टेम्परेचर 35-40 हो रहा है, हम लोग अभी यहाँ पर 20 में होंगे। तो रमन जी कितने में होंगे? 20-22 में होंगे। तो कितना अंतर है? 15-20 डिग्री का अंतर है। तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस होगा उसका। ये हमको विज्ञान ने दिया है, लेकिन प्रकृति ने वो दिया है जो बाहर है। तो विज्ञान हमको सुविधाएं दे रहा है, लेकिन उसके जो परिणाम आ रहे हैं उसका कोई रास्ता अभी हमारे सामने ऐसा नहीं है कि जो रिमोट कंट्रोल दबाया, जैसे एसी ऑन हो गया वो भी ऑन हो जाएगा। उसका रास्ता हमारे पास ही है कि कैसे हम पर्यावरण संरक्षण करेंगे, कैसे हम जो विकास का मॉडल है उसमें बैलेंस करेंगे, कैसे इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करेंगे। हमें इकोलॉजी भी चाहिए, क्योंकि इकोलॉजी है तो जीवन है, इकोलॉजी है तो स्वच्छता है, इकोलॉजी है तो अच्छा पर्यावरण है, इकोलॉजी है तो अच्छी हवा है, इकोलॉजी है तो अच्छा जल है, और इकोलॉजी है तो अच्छा जीवन है। इकोलॉजी नहीं है तो फिर इकोनॉमी कितनी भी बढ़ जाएगी तो क्या करेंगे। तो इसलिए दोनों में बैलेंस करना है, और ऐसे समय में हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इसमें जो भी योगदान हम दे सकते हैं हमको देना चाहिए। अभी हमने देखिए हरेला पर्व मनाया। हरेला पर्व में एक दिन में लगभग हमने 12-13 लाख पौधों का रोपण किया हरेला के दिन 16 तारीख, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक पेड़ मां के नाम जो अभियान पूरे देश को समर्पित किया है, उसमें भी हमारे यहाँ अभी तक 1 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा पौधे रोपित हो चुके हैं, और 12 लाख 15 लाख इसमें और जुड़ गए होंगे हरेला के दिन। तो वो संख्या हमारी लगभग 1 करोड़ 30 लाख पहुंच जाएगी। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसमें अपनी भागीदारी करें, क्योंकि विकास भी तभी सार्थक है जब वो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वच्छ
भविष्य उनके लिए हम छोड़कर जाएं, उनको विरासत में दें। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मानना है कि पर्यावरण संरक्षण के बिना सतत विकास की कल्पना संभव नहीं है। इसलिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में आज भारत वैश्विक मंचों पर हरित ऊर्जा और सतत विकास का नेतृत्व कर रहा है। चाहे वो वर्ष 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य हो, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट लाइफ के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को जन आंदोलन बनाने का अभियान हो, घर घर तक जागरूकता ले जाने का अभियान हो, पीएम ई बस सेवा के जरिए स्वच्छ सार्वजनिक परिवहनों को बढ़ावा देना हो, देश भर में सौर ऊर्जा और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों का तीव्र विस्तार हो। आज भारत पूरी दुनिया के सामने पर्यावरण संरक्षण और विकास का एक संतुलित मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया आज एक आदर्श रूप में देख रही है। और पूरी दुनिया के लिए संदेश भी जा रहा है कि भारत केवल अपनी चिंता नहीं कर रहा है, ये देहरादून से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, जिनकी ओर से आम बातें कही गई हैं। रुक करेंगे खबरों की ओर। हरिद्वार के थाना सिडकुल क्षेत्र में एक अफवाह के चलते युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दीवार के पास पेशाब कर रहे एक व्यक्ति को देखकर एक महिला ने नाबालिग से छेड़छाड़ का संदेह जताया और इसके बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। युवक की पिटाई कर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हालांकि पुलिस की जांच में छेड़छाड़ के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। पूछताछ में मामला केवल गलतफहमी का निकला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देहरादून रैली के बाद अब कांग्रेस ने कुमाऊं पर फोकस बढ़ा दिया है। इसी क्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगामी 8 अगस्त को हल्द्वानी पहुंचेंगे। उनकी प्रस्तावित जनसभा की तैयारियों को लेकर आज स्वराज आश्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक आयोजित की गई। स्वराज आश्रम में आयोजित बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल, विधायक सुमित्र देश सहित कांग्रेस के कई विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये है कि 8 अगस्त को ये रैली हो रही है। 1942 में अगस्त क्रांति हुई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट जिसको कहते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और उस दिन हमारे आदरणीय खड़गे जी आ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी सत्ता छोड़ो का नारा उस दिन देंगे, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के संग खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, मैसेज तो ये है कि उत्तराखंड को लेकर हमारा केंद्रीय नेतृत्व बहुत ही आशावान है और जिस प्रकार से कांग्रेस की तरफ वापस मुड़कर लोग देख रहे हैं, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से निराश हुए हैं, लोगों के हाथ निराशा लगी है। तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस बात को ये समझता है कि 2002 में मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक रैली को संबोधित करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक रैली होगी। भाजपा और राज्य की सरकार अंतिम सांसें ले रही है। जनता का आक्रोश है, नाराजगी है, गुस्सा है और बदलाव चाहती है प्रदेश की आवाम। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। गढ़वाल मंडल के कमिश्नर ने भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया। मौसम अनुकूल होने तथा मार्ग सुरक्षित होने के बाद चारधाम यात्रा पुनः शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और भूस्खलन की वजह से पैदल मार्ग पर 2 किलोमीटर तक का मार्ग अवरुद्ध हो गया है।
देहरादून में नंदा की चौकी के पास पिछले साल आई आपदा में क्षतिग्रस्त हुए पुल की जगह करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नए पुल का एक हिस्सा शुरू होने से महज 16 दिन बाद ही फिर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। पुल की गुणवत्ता और निर्माण कार्य पर अब सवाल उठने लगे हैं। मामले को लेकर हमारे संवाददाता शिव नारायण ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान से खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हैं देहरादून जिले के जिलाधिकारी, उनसे बात करते हैं और क्या दिशा निर्देश है, कहाँ से क्षतिग्रस्त हुआ, ये देखने वाली बात है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि क्या रोड रूप जो नदी है रोड रूप है और उसी को लेकर जो नया पुल बना हुआ था, पुल बिल्कुल ही यहाँ पे जो अप्रोच है वो धंस गया है और बाकी जो पुल है वो सही है, लेकिन इस पर जो जांच के जो निर्देश है वो भी दिए जाएंगे। लेकिन जो जिलाधिकारी आशीष चौहान जी का कहना है कि जो यहाँ पर सबसे पहले हम जान माल की सुरक्षा करेंगे, उसके बाद ही जांच के आदेश दिए जाएंगे। सर, जिस तरीके से यहाँ पे आप आए हैं तो जो पहले फर्स्ट प्रायोरिटी क्या दिए जा रहे हैं? रोड कनेक्टिविटी को रिस्टोर करना है, क्योंकि हमारे जो मैन एंड मशीन जितने लगे हुए हैं, जितने डंपर्स के थ्रू हम फिलिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि अप्रोच रोड का गड्ढा है, मटेरियल फिल करते ही रोड कनेक्टिविटी रिस्टोर हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो यही रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, या ईश्वर की कृपा से कोई जनहानि नहीं हुई। ट्रैफिक को रेगुलेट किया गया और सारे व्हीकल जन सामान्य को असुविधा न हो उसका ध्यान रखा जा रहा है। धन्यवाद। ये तो हमारे साथ देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान जी, जिन्होंने बताया कि जो सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जा रही है वो जो लोग हैं उनको सुविधा दी जा रही है, किसी तरह की परेशानी ना हो और लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये पुल जो धंसा है, धंसा है वहाँ पे क्या कहाँ पे कमी है, ये आगे देखने वाली बात होगी और क्या इस पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं। मैं शिवनयन अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ देहरादून। भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के लिए अब बूथ स्तर तक अभियान चलाएगा। प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि पार्टी महिलाओं को संगठन और राजनीति में अधिक अवसर दे रही है। उन्होंने बताया कि विशेष अभियान में ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और बीटीसी जैसी महिला जनप्रतिनिधि शामिल होंगी। ये प्रतिनिधि गांव-गांव जाकर महिलाओं से संवाद करेंगे और सरकार की योजनाओं की जानकारी देंगे। रुचि भट्ट ने कहा, भाजपा का लक्ष्य महिलाओं को केवल वोटर न रखकर निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनाना है। जनप्रतिनिधियों के साथ अभियान लेंगे, जो कि चुने हुए हमारे ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, बीडीसी मेंबर, पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सब के साथ हम अभियान लेने वाले हैं। क्योंकि देखिए, पार्टी का एक धुरी के रूप में क्या है, महिलाएं आज हर जगह हैं। तो जो महिलाएं आज चुन के प्रतिनिधि आई हैं, उनके द्वारा हम ये मैसेज अपनी बहनों को देना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से पार्टी आपको ये मौका भी देती है और उनके द्वारा हम उनके द्वारा बूथ स्तर तक भी, निचले स्तर तक पहुंचकर अपनी सभी योजनाओं का प्रचार करें। हरिद्वार में कांवड़ मेले से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। श्यामपुर के कांगड़ी क्षेत्र में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त छापेमारी में एक डेयरी से करीब 50 किलो संदिग्ध पनीर बरामद किया गया। शुरुआती जांच में पनीर को दूध के सूखे पाउडर और फॉरेन फैट से तैयार किया जाना सामने आया है। मौके पर ही पूरे स्टॉक को नष्ट कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग ने पनीर के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं, तो वहीं डेयरी संचालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आशंका है कि इस मिलावटी पनीर को कांवड़ मेले में खपाने की तैयारी थी। प्रशासन ने मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की निगरानी, मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान और तेज करने के संकेत दे दिए हैं।
जन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने 164 शिकायतें सुनी। उन्होंने अधिकारियों को दो टूक निर्देश दिए कि मामलों के निपटारे में देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इस दौरान भूमि धोखाधड़ी, अवैध अतिक्रमण, सीमांकन और मानसूनी बारिश से हुए नुकसान से जुड़े मामले सामने आए हैं। ऋषिकेश की विनीता ने बेटे की ऑनलाइन गेमिंग लत से आर्थिक तंगी की बात कही और पलटन बाजार की जुतारा देवी और विधवा अर्चना ने इलाज व शिक्षा के लिए आर्थिक मदद मांगी। बुजुर्ग राजपाल सिंह ने बेटे पर संपत्ति के लिए मारपीट का आरोप लगाया। जेएम ने एसडीएम को भरण पोषण अधिनियम में तत्काल वाद दर्ज करने को कहा है। सहारनपुर की विनीता भटेजा के अवैध कब्जे की शिकायत पर सीओ मसूरी को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सर 164 शिकायतें और कुछ वैसी भी शिकायतें, तो अराउंड 170 शिकायतों को आज समाधान दिवस के अवसर पे हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की। और इसमें आस्पेक्ट ये कि जैसा हम लोग ये ट्राई कर रहे थे कि लैंड से रिलेटेड आस्पेक्ट या बाउंड्री डिस्प्यूट्स और वो सब, तो रिलेटिवली उनका नंबर इस बार कम था और दूसरी शिकायतें उस तरीके से दिखी हैं। तो जीआईएस मैपिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद में हम ज़्यादा बेटर तरीके से इन शिकायतों के समाधान को इंश्योर कर पाएंगे। आगे बढ़ते खबरों की ओर। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण देहरादून की कोतवाली प्रेमनगर क्षेत्र में नंदा की चौकी के पास स्थित पुलिया की अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस को सुबह सूचना मिली कि पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रेमनगर से पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जांच में पाया कि पुलिया पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन तेज बारिश के चलते पुलिया के पास बनी अप्रोच के नीचे से मिट्टी बह गई है, जिससे सड़क का एक हिस्सा धंस गया है। आज दिनांक 28/7/2026 की मॉर्निंग में थाना प्रेमनगर पर सूचना प्राप्त हुई थी कि नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल है वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचे तो देखा कि पुल पूरी तरह से, जो नवनिर्मित पुल है पूरी तरह से सुरक्षित है। उससे जो अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई है, जिसमें कंसर्निंग अथॉरिटी तत्काल मौके पर आ गई है और उनके द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जल्दी रास्ते को यातायात के लिए सुचारू रूप से खोल दिया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते हुए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।